जय हिंद स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमन कुमार और आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब में। तो ये हमारा ऑप्टिक्स का नया लेक्चर जिसमें हम बात करेंगे प्रिज्म की और किस तरह से प्रिज्म से रिफ्लेक्शन होता है लाइट का। उसके बाद हम बात करेंगे डिस्पर्सन की, स्कैटरिंग की और कुछ नेचुरल फिनोमिना जो स्कैटरिंग और रिफ्रैक्शन पर डिपेंड करते हैं या उससे संबंधित हैं। उसके बाद हम चलेंगे आपके ह्यूमन आई पर, क्योंकि इनसे जुड़े हुए सारे क्वेश्चन आपके एनडीए में पूछे जाते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। तो प्रिज्म को शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले ये पता चल जाना चाहिए कि प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म हमारा एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो क्या करता है, रिफ्रैक्शन करता है। अब ये ट्रांसपेरेंट मीडियम बना कैसा है, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम को आप एक इमेज में भी देख सकते हैं जहां आपको दिखाई दे रहा है। साथ में इसके अंदर आपके पास रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं जो कि मिनिमम 2 होने चाहिए, पर यहाँ पर अब 3 होते हैं अगर एक पूरे प्रिज्म की बात आप करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस होते हैं जिनसे होता है रिफ्रैक्शन, और उसके बाद 2 साइड में आपके पास एक ट्रायंगुलर सरफेस होते हैं जिनसे प्रिज्म में रिफ्लेक्शन नहीं होगा, हालांकि रिफ्लेक्शन हो सकता है उनसे। तो किस तरह का दिखता है आपको ये इमेज में देख सकते हैं। और अगर आप उसको साइड से देखेंगे उसके ट्रायंगुलर सरफेस की तरफ से तो वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो ये हमारा ट्रायंगुलर जैसे दिखाई देगा, ट्रायंगल। और ये जो सरफेस होगा वो लेटरल होगा, ये सरफेस लेटरल रेक्टेंगुलर होंगे और ये वाला रेक्टेंगुलर होगा, और ये इंक्लाइंड होंगे। वो 2 मिनिमम सरफेस किसी एंगल पर आपस में एक छोटा एंगल बना रहे होंगे, उस एंगल पर वो इंक्लाइंड होंगे और इन सरफेस से ही हमारा होना है रिफ्रैक्शन। तो प्रिज्म से जुड़े हुए ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रिज्म में कितने सरफेस होते हैं। तो इसके अंदर 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस होते हैं, 2 होते हैं आपके पास ट्रायंगुलर सरफेस। इसके बाद एजेस की बात करें तो कितनी हो जाती हैं इसके पास एजेस, हम देख सकते हैं। एक तो ये हो जाएगी, ये लाइन इस तरीके से होगी, ठीक है। फिर आपके पास इस तरह से ये गया था, ये गया था, तो यहाँ पर एक एज ये हुई और एक एज ये हुई, ठीक है। तो टोटल 3 एज ये हो गई, और ये जो ट्रायंगल बन रहा है 3 एज इसकी है और सेम यहाँ पर एक ट्रायंगल बनेगा 3 एज उसकी भी होंगी। तो टोटल इस तरह से आपके पास हो जाती हैं 9 एजेस। तो आपको ध्यान रखना है कि कितनी चीजें उसके अंदर होती हैं। सरफेस कितने होते हैं, टोटल 5 होते हैं, 3 रेक्टेंगुलर और 2 ट्रायंगुलर। 9 एजेस होती हैं। वर्टेक्स की बात करेंगे तो 1 2 3 वर्टेक्स इधर होंगे, दूसरा ट्रायंगल इधर होगा, तो 1 2 और 3 वर्टेक्स उसके इधर होंगे, टोटल 6 वर्टेक्स होते हैं। अब इस प्रिज्म को अगर मैं ड्रॉ करूं A B C, इसको नाम दे दें, और इसके रेक्टेंगुलर सरफेस जिस एंगल पर इंक्लाइंड होते हैं उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। इसको बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। तो इस तरीके से हमारा पास ये प्रिज्म मिल गया। अब किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है उसको देखते हैं। अब मान लीजिए एक लाइट रे आ रही है, इस पर इंसिडेंट हो रही है, इसको बोलेंगे आप इंसिडेंट रे। तो मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, तो चलो लिख दे रहे हैं इंसिडेंट रे। इसको हम बोल दो पी क्यू। जिस हिस्से पर आके टकराई है उस पर हम क्या करेंगे, आकर इस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। और इसको इनिशियल पाथ का ये था, ये से जाना था, पर रेरर से डेंसर में जा रही है क्योंकि ये कांच से बनाया होगा, किसी दूसरे मेटल से बनाया होगा। तो ये क्या हो जाएगी, हमारे पास बेंड हो जाएगी ये नॉर्मल की तरफ, ठीक है। नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। इस एंगल को हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको आर से, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये हमारे पास हो गई रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। उसके बाद यहाँ से जब इस सरफेस पे पहुंची तो यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और ये अब डेंसर से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर की तरफ बेंड हो जाएगी। और यहाँ पर ये जो एंगल मिलेगा इसको इमरजेंट एंगल बोल देंगे, और इसको हम बोल सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इस सरफेस के लिए, ठीक है। तो इसको इमरजेंट रे बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लिए ये रे मिल गई, तो इसको पी क्यू, और इसको हम बोल सकते हैं इस पॉइंट को आर, और इसको बोल सकते हैं हम एस, ठीक है। अब इसको देखिए और क्या करें, आप पी क्यू को अगर हम देखें तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं, यानी इस रास्ते पर ये जा रही थी पहले और बाद में ये वाली जो निकली है वो इस रास्ते पे चली गई। इसको अगर पीछे से देखो तो ऐसा लग रहा है यहाँ से आई है। अगर टोटल हमारे पास इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे को देखो तो ऐसा लग रहा है कि ये रे इस एंगल पर एंटर हुई थी, इस रास्ते पर गई थी और फाइनल इस रास्ते पर निकली। तो इसके जो रास्ता है, पाथ है, उसमें कितना डेविएशन हुआ, इतना, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा। इसका मतलब, डेल्टा का मतलब होता है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। इसको आप कोई भी पॉइंट का नाम दे सकते हैं। यहाँ पर चलिए मैं इसको नाम दे देता हूँ आपके पास ये एम, ठीक है। ये पॉइंट हो गया हमारे पास एम। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। एंगल ऑफ डेविएशन एक्चुअली ये बता रहा है कि लाइट रे जो इंसिडेंट लाइट रे थी, इमरजेंट लाइट रे थी, उनके बीच में एंगल कितना है। इसका मतलब कि ये अपने रास्ते से कितना ज़्यादा बेंड हो गई। फाइनल देखिए यहाँ से आ रही थी और फाइनली हमको इतना बेंड होने के बाद मिली, तो कितना अपने रास्ते से विचलित हो गई, मुड़ गई, उसे हम बोल रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो एक अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारे पास कोई एक ऐसा एंगल होगा जिसके लिए डेविएशन मिनिमम होगा,
क्या होगा, डेविएशन मिनिमम होगा। अब डेविएशन तो होगा चाहे आप कितने डिफरेंट एंगल पे छोड़ते जाएंगे लाइट रे को, अगर एंगल चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपको एंगल ऑफ डेविएशन भी चेंज मिलेगा, पर एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा होगा जिसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो जाएगा, सबसे छोटा मिलेगा, उसको हम बोलते हैं डेल्टा एम। ठीक है, क्या बोलते हैं, डेल्टा एम, इसको हम बोल सकते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ठीक है, डेविएशन। ठीक है, तो अगर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन वाली कंडीशन है तो उस कंडीशन में अगर इस जो हमारे पास जिस सब्सटेंस का आपने ये प्रिज्म लिया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, तब एक फॉर्मूला निकल कर आता है n इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन साइन a/2। तो ये फॉर्मूला कब निकल के आता है, मिनिमम डेविएशन की स्टेट में। तो मिनिमम डेविएशन होगा तो यहां पर आपको मिलेगा सबसे छोटा वाला एंगल जो डेल्टा एम आपको दिख रहा है, और इस तरह से आपके पास मिलेगा एक फॉर्मूला। अब यहां पर हम बात करते हैं, इसको आप कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे फॉर्मूले से, जिसको आप लिखते हैं साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, क्योंकि ये भी रिफ्लेक्शन का एंगल यही है। यहाँ पर ये वाला जो एंगल है वो क्या है, एक तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये वाला जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो यहाँ से आई क्या निकाल सकते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, तो a प्लस डेल्टा m/2, और यहाँ पर अगर आपसे r पूछ लिया जाए तो हो जाता है a/2। तो ये आप इस हाथ से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास प्रिज्म पतला है, पतला प्रिज्म वो होता है जिसके लिए आपका जो प्रिज्म एंगल होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये 5 डिग्री से छोटा हो जाए, यानी a लेस देन इक्वल टू 5 डिग्री, या तो 5 डिग्री से लेस होगा या उसके इक्वल होगा। इस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा कि ऐसा होने पर एंगल बहुत छोटा हो जाएगा, ये एंगल बहुत छोटा, डेविएशन तो और भी छोटा होता है, जिसकी वजह से ये एंगल टोटल छोटा हो जाएगा, ये भी काफ़ी छोटा हो जाएगा। और यहाँ से क्या होगा, ये एंगल अगर हम मेज़र कर रहे हैं रेडियन में, तो जो अगर एंगल छोटा हो जाता है वैसे रेडियन में अगर मेज़र करते हैं तो जो आपकी वैल्यू एंगल की होती है वही उसके फंक्शन की वैल्यू निकल के आ जाएगी साइन में, अगर वो कैलकुलेट कर रहे हैं तब। तो साइन यहाँ से हट जाएगा और यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद एक फॉर्मूला मिलेगा जो हो जाएगा डेल्टा एम इज इक्वल टू n-1, यहाँ आप कर सकते हैं a n-1। तो ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, ये पतले प्रिज्म के लिए, ये नॉर्मल जितने भी प्रिज्म आपके पास हैं उन प्रिज्म के लिए ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको पहले करते हैं रब और देखते हैं किस तरह से होता है डिस्पर्सन, और डिस्पर्सन में भी सेम इसी तरह से फॉलो होगा। तो चलिए इसको रब करके हम आगे डिस्पर्सन पर चलते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट की। तो ये इस तरीके से हमारे पास प्रिज्म है, और कैसे होगा डिस्पर्सन, एक वाइट लाइट रे है जो यहाँ से जा रही है। वैसे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि ये चीज़ तो बच्चा कोई नहीं भूला होता है, जो भी पढ़ के आया है अपना 10th क्लास, लाइट रे यहाँ पर आई, जाना था ऐसा। ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और से मुड़ जाएगी वो इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर ये लाइट रे क्या होगी, अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर में स्प्लिट हो जाएगी। तो जब भी कोई लाइट रे, वाइट लाइट रे निकलती है एक प्रिज्म से, तो वो अपने 7 जितने भी रंग है वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी, अलग अलग बट जाएगी, और वो सब फिर अलग अलग चलेंगे। क्यों चलेंगे उसका रीज़न भी हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, ये 7 रंग जो हैं इसके, आपने रेनबो देखा होगा, उसी ऑर्डर में इसके 7 कलर्स हमको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये लाइट रेस हमको मिलेंगी। तो टोटल अभी, ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमारे पास, इसका मतलब ये बोल सकते हैं व्हेन अ वाइट लाइट रे पासेस थ्रू अ प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स। ठीक है, तो ये इस तरीके से बट गई। अब आगे जाके क्या होगा, यहाँ पर ये सरफेस है, तो यहाँ अगर आपने ड्रॉ करा होगा नॉर्मल, अगर आप सीधे ड्रॉ करें तो वो क्या हो जाएगा, विलंब से, या जो हमारा नॉर्मल है उससे दूर की तरफ बेंड हो जाएगी, क्योंकि अभी जा रही है डेंसर से रेयर में। तो यहाँ पर अगर आप एक ले लेते हैं कर्टेन या एक पर्दा ले लें, तो उस पर हमको ये लाइट रे कैसी मिलेंगी, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये हमारे लिए 7 लाइट रे इस तरह से इस पर मिल जाएंगी, और इनका एक ऑर्डर होता है, वो आपको ध्यान रखना है। वो ऑर्डर होता है बिव ग्योर। ठीक है, यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। आपको ध्यान रखना है ये ऑर्डर नीचे से ऊपर की तरफ है। तो अब कोई भी लाइट रे अगर व्हाइट लाइट रे जाती है तो अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर में वो स्प्लिट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, और बाद में हमको प्रिज्म से निकलने के बाद यहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है। अब ये हुआ क्यों वो समझ लेते हैं।
अब आपको समझना है ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लाइट रे थी वो 7 कलर से मिलकर ही बनी थी, और जब मिलकर ये आते हैं तो हमें वाइट दिखाई देती है, और जब प्रिज्म से निकली तो ये फिर बट क्यों गई, फिर क्यों नहीं एक साथ गई। तो उसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें जितने आपके पास आपको 7 कलर दिख रहे हैं, इसमें से हर कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिफरेंट होता है, एक ऑर्डर में होता है। अगर आप यहाँ से इधर देखेंगे तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो नीचे की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जो एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो नीचे की तरफ बढ़ रहा है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है वो हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरीके से रिफ्रैक्शन ही बता रहा है कितना होगा। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ज़्यादा, उसका रिफ्रैक्शन भी होता है उससे ज़्यादा। तो जिसका रिफ्रैक्शन ज़्यादा वो उतना ही ज़्यादा मुड़ेगी, उतना ही ज़्यादा बैंड होगी। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है कि जो वॉयलेट है, वॉयलेट कलर है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है तो वो सबसे ज़्यादा बैंड हुआ। इंडिगो का उससे कम है तो उससे कम बैंड हुआ। ब्लू का उससे कम है, ग्रीन का उससे कम है, येलो का उससे कम, ऑरेंज का उससे कम, और आर यानी रेड का सबसे कम। तो इसी ऑर्डर में चलते हुए ये बैंड होती हैं। तो आपसे अगर डिस्पर्सन का रीज़न पूछा जाए तो वो है डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इनके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस है, इसकी वजह से ये अलग अलग बैंड होती हैं। क्लियर। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो उसकी वेवलेंथ का थोड़ा सा उल्टा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे की तरफ बढ़ रहा है और वेवलेंथ कहाँ बढ़ती है, वो ऊपर की तरफ। ठीक है, कहाँ बढ़ती है, ऊपर की तरफ वेवलेंथ। तो वेवलेंथ इसमें सबसे ज़्यादा किसकी होती है, रेड कलर की, और सबसे कम होती है वॉयलेट की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है वॉयलेट का, सबसे कम होता है हमारे पास वो होता है रेड कलर का। ठीक। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये सबसे पहले करा किसने था, ये जो ग्लास प्रिज्म से ये डिस्पर्सन किया किसने, तो वो किया था आइजैक न्यूटन ने। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। फिर दूसरी बात हम चलते हैं कि यहाँ पर हम एक कलर है जिसको हम बोलते हैं जो मिडल कलर बोल सकते हैं, ठीक है, या मिड कलर बोल सकते हैं, तो वो होता है हमारे पास येलो। अगर मैं सिंपल आपसे अगर इसमें से पूछ लेता कि आपके पास मिड रंग कौन सा, मिड कलर कौन सा होगा, तो आप उसको ग्रीन बोलते, कहते हैं हाँ देखो 3 इसके नीचे भी है, 3 इसके ऊपर है, तो मिड ग्रीन हो गया। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, येलो क्यों हो गया मिड कलर? तो उसका रीज़न ये है कि जो येलो की वेवलेंथ होती है, यानी वेवलेंथ ऑफ येलो कलर इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ रेड प्लस वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट डिवाइड बाई 2। तो येलो की जो वेवलेंथ होती है वो रेड, यानी जो रेड आपका शुरुआत वाला है, और वायलेट आपका लास्ट वाला है, उन दोनों की वेवलेंथ क्या एक एवरेज होती है, एक मीन होती है। इसी वजह से यानी इसका अगर आप एवरेज निकाल लें पहले और लास्ट वाले की, तो आपको उसका एवरेज निकालने के बाद मिलेगी येलो कलर की वेवलेंथ। इसीलिए इसको बोलते हैं मिड कलर या मिडल कलर। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है। तो इस तरीके से होता है डिस्पर्सन, ये बहुत अच्छे से। और इसको हम पूरे को बोलते हैं, जो कलर का एक ऑर्डर है, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। और ये ऑर्डर हमेशा ऐसा ही मिलता है। अगर प्रिज्म इस फॉर्मेशन में है तो प्रिज्म के बेस की तरफ आपको ध्यान रखना है वॉयलेट मिलेगा, और प्रिज्म के टॉप यानी जो उसका आप बोल सकते हैं बट हेड है, उसकी तरफ आपको मिलेगा रेड कलर। क्यों? क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो वो ज़्यादा बैंड होता है, और लाइट रे हमेशा किधर बैंड होती है एक प्रिज्म में, वो उसके बेस की तरफ बैंड होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इन 7 कलर को जो हमारे लिए से मिले हैं, इनको मिलाकर हम फिर से एक वाइट रे बना सकते हैं। कैसे? अगर हम यहाँ पर क्या करें, एक प्लेस कर दें प्रिज्म में जो बिल्कुल अपोजिट हो, ठीक है, तो इस तरीके से ये लाइट रे मिलकर हमको एक लाइट रे बनकर निकल जाएंगे। तो यहाँ से ये बैंड होना शुरू होंगी, तो फिर से आप ध्यान देंगे ये सबसे ज़्यादा बैंड होगी, ये कम बैंड होगी, ये थोड़ी कम बैंड होगी। तो इस तरीके से फिर से ये यहाँ पर एक जगह मिलेंगी, और वहाँ से ये लाइट रे फिर से वाइट होकर निकल जाएगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये बैंड होगी। फिर से वही बात, बैंड इसलिए ज़्यादा हो रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका सबसे ज़्यादा है। क्लियर? तो ये हो गया आपका डिस्पर्सन। और चलते हैं इसके बाद, तो यहीं पर मैं आपको बता भी देता हूँ कि रेनबो की फॉर्मेशन होती है वो भी इसी तरीके से होती है, क्योंकि जब बारिश हो जाती है उसके बाद जो हमारा वायुमंडल है या एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, वो बहुत ज़्यादा होती हैं, या हम कह लें उसमें जो ह्यूमिडिटी होती है वो काफ़ी होती है। अब उस ह्यूमिडिटी में जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो एक प्रिज्म की तरह काम करती हैं, जिनसे लाइट का डिस्पर्सन हो जाता है। यहाँ मेरी वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो गला खराब है इसलिए मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ, तो आपको लगता है मुझे समझ में तो आ ही रहा होगा कि किस तरीके से उसके अंदर से उसका डिस्पर्सन होना है। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो रेनबो की फॉर्मेशन किस तरह से हो रही है कि एक जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो एक प्रिज्म का काम कर रही हैं, और उसके अंदर जब लाइट रे जाती है तो उसके अंदर से लाइट रे इसी तरीके से रिफ्लेक्ट होकर काम करती है। जैसे अगर हम एक ले लें और वाटर ड्रॉपलेट्स है, तो इसके अंदर ये लाइट रे आ रही है, ठीक है, तो ये क्या होगी, पहले बैंड हो जाएगी इधर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर ये अब 2 जो अलग अलग इसके 2 कलर्स हैं उनमें डिवाइड हो जाएगी, 2 नहीं है, हमारे 7 होते हैं,
पर यहाँ पर देखो 7 अगर मैं दिखाने जाऊँगा आपको तो दिखेंगे भी नहीं इतने छोटे ड्रॉपलेट्स में। तो आपको 2 दिखा देता हूँ, कौन कौन से, एक वॉयलेट दिखा देते हैं और एक रेड, ठीक है। तो फिर आपको इस तरीके से मिलेंगे, ठीक। तो यहाँ पर आप लेना चाहेंगे तो सबसे ऊपर आपके रेड होगी, ये वॉयलेट होगी, तो इसी तरीके से आपको ये रेड मिल जाएगी, इधर वॉयलेट मिल जाएगी। तो इसके बीच में बाकी भी कलर होंगे, तो ये आपको जो दिखेगा वो क्या होगा, रेनबो फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, रेनबो हो जाएगा ये। तो इस तरीके से आपके लिए रेनबो मिल जाता है। तो आपको ये डिस्पर्सन समझ में आ गया। इसको खत्म करते हैं और फिर चलते हैं हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की, तो स्कैटर का मतलब ही आपको पता है कि क्या होता है, फैलाना। अब यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर कई सारे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल हैं जो या तो माइक्रो पार्टिकल्स हैं, या हमारे पास वो धूल के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, या हम उसको बोल सकते हैं ये वो ह्यूमिडिटी या वाटर के ड्रॉपलेट्स बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है। अब एक लाइट रे जो सन से आ रही है वो पहले इन पार्टिकल्स के पास गई, तो वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, सबसे पहले इस लाइट रे को कर लेते हैं वो ऑब्जर्व, ठीक है। ऑब्जर्व करने के बाद वो क्या करते हैं, इस लाइट रे को वो डिफरेंट, यहाँ हम कह लें ऑल डायरेक्शंस में वो क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं। जितनी भी हमारे पास डायरेक्शन है उसको सब तरफ क्या कर देगा, उसको स्कैटर कर देगा। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो एक हम देख के चलते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक क्या है, एक पार्टिकल है, ये डस्ट पार्टिकल है, ठीक है। तो ये पार्टिकल सबसे पहले क्या करेगा, जो सन से लाइट रे आ रही है उसको ये ऑब्जर्व कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। अब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, अब जब इसने कर लिया, अब इसके पास डायरेक्शन, ध्यान देना, ये यहाँ पार्टिकल है तो ये इधर भी ड्रॉ करेगा और इधर, यानी चारों तरफ, ठीक है, हर तरफ क्या कर देगा, इसको स्कैटर कर देगा। तो फिर उसके बाद ये स्कैटरिंग कर देगा इधर इधर इधर, ठीक है, हर तरफ क्या कर देगा, इस लाइट रे को स्कैटर, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। ये क्या है हमारे पास, सनलाइट कह सकते हैं इसको, क्या है, सनलाइट, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, स्कैटरिंग, ठीक है। तो ये हो गई स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो क्या है कि जब कोई लाइट रे किसी पार्टिकल, छोटे पार्टिकल के पास जाती है तो पहले अब्जॉर्ब करने के बाद वो उसको डिफरेंट, यहाँ हम कहें ऑल डायरेक्शन में क्या कर देगा, स्कैटर कर देगा। इस फिनोमेना का बोलते हैं हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है वो डिपेंड करती है कि उस पार्टिकल का साइज कितना है, साथ में वो डिपेंड करती है कि वो जो कलर जो आ रहे हैं, क्योंकि हमारे जो वाइट लाइट है या सनलाइट है वो भी क्या है, एक मिक्सचर है उन 7 कलर्स का जो हमने पीछे भी डिस्पर्सन में देखे। तो उन कलर को किस तरह से वो स्कैटर करेगी वो डिपेंड करता है उनकी वेवलेंथ पर। अब यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि जिसकी यहाँ पर सबसे पहले इसके बारे में रेले ने बताया था, और रेले ने एक लॉ दिया था कि जो स्कैटरिंग होती है, अगर हम बात करें स्कैटरिंग की, तो स्कैटरिंग प्रोपोर्शनल होती है 1/λ की पावर 4, ठीक है। 1/λ की पावर 4 है। लैम्डा यहाँ पर क्या है, वेवलेंथ, ठीक है। तो वेवलेंथ की पावर 4, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ की, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से, यानी जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी स्कैटरिंग कम होगी। तो जो ब्लू लाइट है या जो वॉयलेट है, पहले बात हम करते हैं पहले वॉयलेट लाइट, तो वॉयलेट की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है तो उसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होगी। तो अभी हमें जो पीछे ऑर्डर मिला था वो क्या था, इस तरीके से वेव की ओर। तो इसमें ये जो लाइट आपको दिख रही हैं ये आपको तीनों लगभग एक जैसी हैं, वॉयलेट है, इंडिगो ब्लू है, ये लगभग ब्लू जैसा साइन करती हैं। तो इनकी जो स्कैटरिंग होती है वो ज़्यादा होती है क्योंकि इनकी वेवलेंथ कम है, और ऊपर जो हमारे पास लाइट है इनकी वेवलेंथ इनके कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, इस वजह से उनकी स्कैटरिंग भी कम होती है, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि इनकी स्कैटरिंग क्यों ज़्यादा हो रही है और उनकी कम क्यों हो रही है, क्योंकि इनकी वेवलेंथ नीचे किसकी है, ज़्यादा है, सॉरी कम है, इसलिए ज़्यादा हो रही है। ऊपर वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, स्कैटरिंग कम होगी, ठीक। अब इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो पार्टिकल जो स्कैटरिंग कर रहा है उसके डायामीटर पर भी ये करती है। यहाँ पर जैसे कि अगर हम कर लें स्कैटरिंग के लिए जो पार्टिकल है, तो स्कैटरिंग इज प्रोपोर्शनल टू d6, ठीक है, पावर ऑफ 6, ठीक है। डी की पावर कितनी है, 6। इसका मतलब क्या है, जो डी है यहाँ पर डायामीटर है उस स्मॉल पार्टिकल का, तो उसकी पावर कितनी है, 6, और उसके क्या है ये प्रोपोर्शनल। इसका मतलब पार्टिकल का साइज बढ़ जाएगा तो स्कैटरिंग भी बढ़ जाएगी, पार्टिकल का साइज छोटा हो जाएगा, स्कैटरिंग भी छोटी हो जाएगी। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर फिर हमारे पास नेचुरल फिनोमेना आ जाते हैं कुछ,
कि जो स्काई का कलर है वो ब्लू क्यों होता है, तो स्काई का कलर ब्लू इसलिए होता है क्योंकि इन लाइट रेज का जो स्कैटरिंग है वो ज़्यादा होती है। सनलाइट आती है तो जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है अर्थ के, तो वहाँ पर उसकी स्कैटरिंग शुरू हो जाती है। एब्जॉर्ब करने के बाद जो पार्टिकल है उसको डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर करना शुरू कर देते हैं। अब इनका जो है कि वेवलेंथ वो कम होने की वजह से स्कैटरिंग बढ़ जाती है, इनका वेवलेंथ ज़्यादा है, स्कैटरिंग कम होती है। अब उसमें भी आपको दिख रहा है कि भाई सबसे ज़्यादा तो वॉयलेट की होनी चाहिए, इंडिगो की होनी चाहिए, पर स्काई का कलर तो ब्लू दिखाई दे रहा है। उसका रीज़न ये है कि जो ब्लू लाइट है उन इसके में कंपैरिजन देखा तो जो ब्लू की जो क्वांटिटी होती है वो इन दोनों से ज़्यादा होती है। मे बी आपने रेनबो में भी देखा होगा कि जो ब्लू लाइट होती है उसका हिस्सा ज़्यादा दिखाई देता है, वो ज़्यादा चौड़ी आपको स्ट्रिप मिलेगी, ज़्यादा एक लेंथ वाली ब्रेथ वाली आपको स्ट्रिप मिलेगी। तो ये आपको समझ में आ गया कि ब्लू लाइट होती है वो ज़्यादा होती है। और साथ में अगर यहाँ हम कंपैरिजन करें रेड से, तो जो ब्लू का स्कैटरिंग होती है, ब्लू की स्कैटरिंग रेड से कंपैरिजन करोगे तो वो 10x होती है, यानी इसकी स्कैटरिंग रेड के कंपैरिजन में 10 गुना ज़्यादा होती है। तो इस वजह से ये ज़्यादा फैलता है और बाकी वो नहीं होता है। ऐसे ही कुछ फिनोमिना है कि जो हमारे पास अगर हम कहीं खतरे के जो हमारे साइन होते हैं डेंजर के, तो हम सब रेड लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं जो ऐसा साइन है जो किसी आपको क्वेश्चन का साइन है, ठीक है, तो वो आपको कैसे दिखाई दे, दूर से दिखाई दे। तो वो इसलिए क्या होता है, इसको रेड लेते हैं क्योंकि दूर से भी आने पर इसकी स्कैटरिंग कम होती है। अब अगर ये दूर से आ रहा है, जैसे हमने कहा सनलाइट यहाँ हमारे पास एटमॉस्फेयर में दूर से आ रहा है, दूर से आने की वजह से ये लाइट स्कैटर हो जा रही है। लेकिन अगर हमें कोई साइन ऐसा देखना है जिसको हम पहले अवेयर हो जाएं कि भाई आगे खतरा है, तो क्या करेंगे, वो लाइट रे स्कैटर नहीं होनी चाहिए, वो हमारी आंखों तक पहुंचनी चाहिए। तो इसलिए उसको रेड लिया जाता है क्योंकि रेड की जो स्कैटरिंग होती है वो सबसे कम होती है। तो एक लंबे डिस्टेंस को, लंबी लेंथ को ट्रेवल करने के बाद भी स्कैटर नहीं होती है एज कम्पेयर टू अदर कलर्स, ठीक है। अब यहाँ पर उसकी कलर का जो स्कैटरिंग है वो कम हुई, इस वजह से हमारी आंखों तक वो पहुँच गया। इसलिए हम क्या करते हैं, जो खतरे के जितने भी साइन होते हैं इस तरह के डेंजर के, तो सभी हम क्या लेंगे, रेड कलर लेंगे ताकि उनकी स्कैटरिंग कम हो और वो दूर तक दिखाई दे। क्योंकि इनके ले लिए ब्लू कलर, तो ये दूर तक दिखाई नहीं देगा क्योंकि इसका कलर पहले ही स्कैटर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। इसके साथ ही आपको समझ में आएगा एक चीज़ और कि स्कैटरिंग हो किसकी वजह से रही है, उन पार्टिकल की वजह से, उन स्मॉल पार्टिकल की वजह से जो हमारे एटमॉस्फेयर में हैं, ठीक है। अब यहीं अगर आप चले जाते हैं किसी, जैसे कि मून पर चले जाएं, तो मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है क्योंकि मून की जो ग्रेविटी है वो अर्थ के कंपैरिजन में बहुत कम है। इस वजह से वहाँ पर जो एयर में पार्टिकल्स हैं, जो गैस के पार्टिकल हैं, वो नहीं रुक पाते हैं, यानी वहाँ पर आप कह सकते हैं एटमॉस्फेयर नहीं है एक तरीके से, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर नहीं है तो उसके अंदर पार्टिकल नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा, उसमें स्कैटरिंग होगी नहीं। अब स्कैटरिंग नहीं होगी तो इस वजह से वहाँ पर कोई कलर फैला ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर था उसमें ये जो ब्लू लाइट थी या ब्लू कलर था वो पूरे में फैल जा रहा था, जिस वजह से हम आप देख रहे हैं तो ये कैसा दिखाई दे रहा है, स्काई आपको ब्लू। एक्चुअली वो स्काई ब्लू नहीं है, वैसे तो आपको जो एटमॉस्फेयर है उसमें स्कैटरिंग जो ये कलर की वो ब्लू दिखाई दे रही है। उसके पार चले जाएंगे तो फिर आपको वो फिर से ब्लैक दिखाई देगा क्योंकि वहाँ पर ऐसा कोई कलर जैसा है ही नहीं। तो सेम हमारे लिए मून पर मिलता है। अगर मून से आप अपने क्या करेंगे, स्काई को देखेंगे तो आपको ब्लैक दिखाई देगा बिल्कुल, ठीक है, कुछ भी उसमें कलर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्कैटरिंग नहीं हो रही है और स्कैटरिंग ना होने का रीज़न है वहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना, ये पॉइंट आपको थोड़े हल्के लग रहे होंगे पर इनसे पूछे गए क्वेश्चन और आगे आने के भी चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। बस इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे वो, पर यही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप वो पूछ लेंगे कि मून से देखने पर स्काई का कलर कैसे दिखाई देता है, तो वो ब्लैक होता है। क्यों होता है आपसे ये पूछ सकते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, स्कैटरिंग नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया। फिर हम कुछ और नेचुरल फिनोमेना की बात करेंगे कि किस तरीके से आप जो बेसिक फिनोमेना है कि अगर हम सनराइज़ और सनसेट के टाइम पर देखें तो जो हमारे पास सन होता है वो दिखाई देता है रेड, और अगर हम बिल्कुल दोपहर के यानी नून के टाइम पर देखें, आफ्टरनून के टाइम पर, तो वो हमें वाइट कलर का थोड़ा दिखाई देता है। क्यों ऐसा होता है? तो अगर हम बात करें सनसेट और सनराइज़ की, तो आपको अगर मैं यहाँ पर एक सिंपल से ड्रॉ कर देता हूँ, ये हो गया हमारे पास दोपहर का समय हो गया, और ये हमारे पास ले लेते हैं सनसेट का ले लेते हैं और सनराइज़ का, ठीक है। और यहाँ पर एक व्यक्ति या आप खड़े हुए हैं और इस तीन कंडीशन को आप देखें तो आपको पता है कि आप सबसे ज़्यादा जो सन होता है वो हमारे पास तब होता है दोपहर के समय में, बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर होता है। तो वो डिस्टेंस है, या अर्थ के सरफेस से डिस्टेंस बोलें या हमसे डिस्टेंस बोलें, तो वो सबसे कम होता है सन का, जब हम यहाँ पर हैं खड़े हुए, ठीक है। और सनसेट और सनराइज़ के टाइम पर, सनराइज़ वो है, सनसेट ये है, तो इस टाइम पर जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ से जो लाइट रे आ रही हैं वो सब वाइट रे आ रही है,
पर उनमें उनके अंदर कितने कलर हैं, इतने कलर हैं। अब क्या होता है कि इनमें से ये सभी कलर के ज़्यादातर क्या होती हैं, लाइट इनकी होती है वेवलेंथ कम, तो ये सब तो हो जाती हैं रास्ते में ही स्कैटर, ठीक है, इनकी स्कैटरिंग रास्ते में हो जाती है, सब फैल गए और बचे रह गए हमारे पास ये कलर, उसमें से भी येलो की भी हो जाती है। तो अगर हम ऑरेंज और रेड को देखेंगे तो ऑरेंज और रेड लगभग एक जैसे कलर थोड़े थोड़े लगते हैं, इसीलिए आपको सनराइज के समय या सनसेट के टाइम पर दोनों में सेम कंडीशन होती है, यहाँ पर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो इस कंडीशन में और इस कंडीशन में आपका सन से जो डिस्टेंस होता है वो मैक्स होता है, मैक्सिमम होता है। तो जितने भी कलर आपको जो वाइट रे आ रही है, वाइट लाइट रे, वो हो जा रही है स्कैटर, जिसकी वजह से बाकी सब तो रास्ते में ही फैल गए हैं, बिखर गए हैं, पर आपके पास सिर्फ ऑरेंज और रेड पहुंचे। तो आपको जो सन है वो कैसे दिखाई दे रहा है, ऑरेंज और रेड। क्लियर। नेक्स्ट, तो आपसे पूछा जाएगा रीजन क्या है, तो आपके पास ऐसे दिया जाएगा कि सनराइज और सनसेट के समय जो सन है आपके पास रेड दिखाई दे रहा है। रीजन क्या है इसका, तो आपके पास रीजन होंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, समझ में आ रहा है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। तो क्या रीजन है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट उसका रीजन है। दूसरी बात, आपको दोपहर के समय कैसे दिखाई दे रहा है, वाइट, क्यों, क्योंकि ये सबसे कम डिस्टेंस है, तो कम डिस्टेंस की वजह से लाइट रे बिना स्कैटर हुए आपके पास ज्यादातर पहुंच जा रही है, जिसकी वजह से आपको ये सन है वो वाइट ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सभी कलर एक साथ मिलकर आ रहे हैं और जब सारे कलर एक साथ मिल जाते हैं तो वो कैसे दिखाई देते हैं, वाइट। इस वजह से आपको जो सन है वो कैसे दिखाई दे रहा है, वाइट। और आपने ये खुद भी देखा होगा कि जब आप दोपहर के समय में देखेंगे तो आपको वाइट दिखाई देगा, जाकर आप खुद भी देख सकते हैं, और साथ में वाइट दिखाई देने के साथ आपको उसके आस पड़ोस का हिस्सा भी आपको वाइट ही दिखाई देगा, क्योंकि उसकी जो चमक होती है इस वजह से, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कैसा क्यों हो रहा है। तो ये कुछ नेचुरल फिनोमेना है। इसके बाद हम स्कैटरिंग पे थोड़े और भी फिनोमेना है उसकी बात करते हैं, जैसे टिंडल इफेक्ट। तो यहाँ पर आपने एक टिंडल इफेक्ट देखा होगा, जो आपने कोलाइडी सॉल्यूशन अगर आपने कभी पढ़ा हो, तो हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट बीकर मान लीजिए या कोई हिस्सा है जिसके अंदर टिंडल इफेक्ट हम दिखा सकते हैं। पहले तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, तो आपने कोलाइडी सॉल्यूशन पढ़ा होगा, तो उसमें जो पार्टिकल होते हैं, जो सॉल्यूट होते हैं, वो सॉल्वेंट से बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स में होते हैं। तो ये पार्टिकल क्या करते हैं, जब इनके अंदर से कोई लाइट रे एंटर करती है, इसमें से होकर निकलती है, तो ये उसको स्कैटरिंग करते हैं, ठीक है। और स्कैटरिंग करने की वजह से जो लाइट रे का पाथ है, यहाँ से अगर मैं एक टॉर्च ले लेते हैं, ठीक है, चलिए एक टॉर्च हो गई हमारी, बहुत गंदी सी टॉर्च है बिल्कुल एकदम से आपको। तो यहाँ पर जब ये लाइट रे पहुँचेगी, ठीक है, तो इसका जो पाथ है वो कोन शेप में हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हो रही है अंदर स्कैटरिंग, ठीक है। क्या हो रही है, स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग होने की वजह से जो ये आपके पास है, इसका पाथ है वो कैसा दिखाई देगा, एक कोन शेप में। क्यों हो रहा है वो समझ लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो कोलाइडी सॉल्यूशन है, पहले मैं कोलाइडी सॉल्यूशन समझा रहा हूँ, फिर हम बात कर लेंगे कि यहाँ पर हम कहाँ देखते हैं ये इफेक्ट। तो कोलाइडी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं सॉल्वेंट के कंपेरिजन में, उनका साइज बड़ा है। अब ये क्या करते हैं, जब ऐसे ही लाइट रह गई तो पहले उसको ऑब्जर्व कर लेंगे, ऑब्जर्व करने के बाद उसको डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करेंगे, वो भी स्कैटर करने लगेंगे। और साथ में ये फिर भी हमारे पास ये कोन के शेप का क्या हो गया, शंकु की जैसे क्या हो गया, कोन आपको बर्थडे की टोपी आपको ध्यान होगी, ठीक है, वैसा। तो इसलिए हो गया क्योंकि ये जो पार्टिकल होते हैं वो एक जैसे चार्ज होते हैं, यानी चार्ज पार्टिकल होते हैं, पर चार्ज एक जैसा होगा, यानी सभी पॉजिटिव होंगे या तो सब, या फिर सब निगेटिव होंगे। तो ये अगर पॉजिटिव एक जैसे हैं या निगेटिव हैं, तो जो सेम चार्ज होगा तो पार्टिकल क्या करते हैं, एक दूसरे को वो करते हैं रिपेल। अब रिपेल करने की वजह से फैल रही हैं, तो साथ में क्या कर रहे हैं, एक तो एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो लाइट रे को, फिर वो रिपेल भी कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, लगातार ये प्रोसेस चलता जा रहा है। तो यहाँ से रिपेल करने की वजह से उसका जो शेप है वो कोन की शेप में हो जाता है। तो यहाँ से अगर लाइट रे जा रही है तो ये कोन के शेप में इस तरीके से निकलेगी। अब ये हमारे लिए कहाँ मिल रहा है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में भी मिल रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल हैं वो भी डस्ट के पार्टिकल हैं, इसी तरह के पार्टिकल हैं जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, या बहुत छोटे छोटे गैस के पार्टिकल हैं। तो उनसे भी इसी तरह का टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर आप जानते हैं, जिसके अंदर आपके पास आप सॉल्यूट ले लेंगे तो उसके पार्टिकल सॉल्वेंट से बड़े हों, जिनको आप अलग अलग देख सकते हैं, ऐसे को बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये भी इस तरह से काम करता है हमारा एटमॉस्फेयर, और वो दिखाता है एक टिंडल इफेक्ट, ठीक। कौन सा इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। इसके अलावा आप ध्यान रखें, एक टिंडल इफेक्ट का बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है कि आपने एक बंद कमरे में एक छोटे से छेद से, छोटे से होल से
आपने जो सनलाइट को आते देखा होगा तो उसका जो आपको रास्ता मिलेगा या आपको शेप मिलेगा वो कोन के शेप का होगा। तो वहाँ पर भी आपको टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। वो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है टिंडल इफेक्ट का। टिंडल इफेक्ट समझ में आ रहा है कि जब लाइट रे निकलती है तो जब उसका पाथ एक कोन के शेप में हो जाए तो इस तरह के इफेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। और नेचुरल फिनोमेना और देख लेते हैं जिसमें हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, क्योंकि मैं ये सीधे कुछ लिखवाने वाली बात नहीं, सीधे सीधे क्लियर करने की है, क्योंकि यहाँ से सीधे पूछ लिया जा रहा है हमसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसका वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर ये है कि हमारे पास जो स्टार हैं वो बहुत ही दूर होते हैं हमारे अर्थ से। अब बहुत दूर होने की वजह से जो उनसे लाइट रे आ रही है वो एक बहुत लंबा पाथ को ट्रेवल करते हुए आती है और ट्रेवल करते हुए ये एंटर करती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। अब अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो डिफरेंट लेयर से मिलकर बना होता है, ये आप सभी पहले से ही जानते होंगे। अब वो हर लेयर में आपको क्या होता है कि जो अर्थ के ग्रेविटेशन की वजह से जो अर्थ के जो पास वाली लेयर होती है उसमें पार्टिकल थोड़े से बड़े होते हैं, उससे दूर में थोड़े से कम हल्के होते हैं, उससे ऊपर हल्के होते हैं, और सबसे बाहर वाली लेयर में और भी हल्के होते हैं, इसमें एक्सोस्फीयर हमको बोलते हैं। अब यहाँ पर इनका जो हम अगर देखें कंपैरिजन में तो जहाँ पार्टिकल दूर दूर है उसको रेरर मीडियम, जिसमें पास है उसको डेंसर मीडियम बोल सकते हैं, बड़े पार्टिकल वाले को डेंसर मीडियम बोल सकते हैं। यानी अगर आप एटमॉस्फेयर में ऊपर से नीचे यानी अर्थ के सरफेस की तरफ आएंगे तो रेरर टू डेंसर होता चला जाएगा। आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद क्या होगा कि आप यहाँ पर हवाएं वगैरह लगातार चलती रहती हैं तो इन लेयर के, ये डिफरेंट लेयर के यहाँ पर जो हम कहें डेंसिटी है, और डेंसिटी कैसी होती है लगातार चेंज होती रहती है, और डेंसिटी चेंज होने की वजह से क्या होता है यहाँ पर लाइट रे बार बार उसका रिफ्रैक्शन भी अलग 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 होता रहता है। क्यों? क्योंकि लाइट रे लगातार चेंज हो रही है। आपको इतना समझ में आ रहा है? तो लाइट रे डेंसिटी चेंज हो रही है। डेंसिटी चेंज होने की वजह से अब ये चेंज हो जाएगा कि वो डेंसर कितना है पहले की तुलना में, और बाद में थोड़ा सा कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है, जिस वजह से लाइट रे जो पहले जितना बेंड हुई थी उसके कंपैरिजन में बाद में वो उतना ही बेंड नहीं होगी, मे बी उससे ज़्यादा हो सकती है या उससे कम हो सकती है। तो इस तरीके से जो लाइट रे स्टार से आ रही है वो हमारी आंखों के अंदर रुक रुक कर पहुंचती है, और कई बार लेयर में ऐसा होता है कि वो वापस से भी लौट जाती है या एक छोटा सा टाइम लेती है जिसमें वो हमारी आंखों तक, हमारी आइज तक नहीं पहुंच पाती है। उस बीच के हिस्से में हमें वो लाइट आती नहीं है तो हमें स्टार कैसे दिखाएगा, गायब दिखाई देगा, और फिर सडनली नेक्स्ट इस टाइम पर या उसके ठीक तुरंत बाद फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में फिर से वो लाइट रे हमारी आंख में एंटर करती है और हमको फिर से स्टार दिखाई देने लगता है। तो बार बार लाइट रे का ना आना हमारी आंख में और फिर आना, इस वजह से हमें स्टार कैसे दिखाई देते हैं, ट्विंकल करते हुए यानी चमकते हुए, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया। सिंपल सा क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट जो हमारे पास डेंसिटी की रेज वो हमारे पास लेयर हैं उनकी डेंसिटी चेंज होती जा रही है। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पर हवाएं चलती रहती हैं, अलग अलग चेंजेस है, टेम्परेचर चेंजेस है, इस वजह से तो जो लाइट रे है वो रुक रुक कर पहुँचती है या कहीं कहीं पर वो हमारी आंखों में नहीं पहुँच पाती है। इस वजह से जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल करते हुए या टिमटिमाते हुए हमको नजर आते हैं, दिखाई देते हैं। इसके बाद हम चलते हैं कि प्लैनेट क्यों नहीं दिखाई देते हैं। फिर अब प्लैनेट क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं टिमटिमाते हुए? तो प्लैनेट हमारे पास बहुत पास में है अर्थ के एज कम्पेयर टू स्टार बहुत ज़्यादा दूर हैं तो उनसे लाइट रे ज़्यादा ट्रेवल करती है। साथ में जो प्लैनेट बहुत पास में है जिस वजह से वो बड़े दिखाई देते हैं। तो बड़े होने की वजह से आप समझ सकते हैं एक बड़ा ऑब्जेक्ट है तो वो उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा, अगर हम पॉइंट से मिलकर बना हुआ मानते हैं, छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर किसी बना हुआ ऑब्जेक्ट को मानते हैं, तो वो कंपेयर में उसके ज़्यादा बड़े पॉइंट से मिलकर बना हुआ, ज़्यादा पॉइंट से, तो जिनसे आने वाली लाइट जो है वो आसानी से हमारी आंखों में पहुंच जा रही है। उसमें से हो सकता है कुछ पॉइंट की जो लाइट है वो ना पहुंच रही हो एक टाइम पर, छोटे से टाइम पर इतने ज़्यादा पॉइंट है तो उनमें से ज़्यादातर पॉइंट की हमारे पास पहुँच रही है। इसकी वजह से जो हमें पूरा प्लेनेट है वो बड़ा होने की वजह से, पास में होने की वजह से हमें टिमटिमाता हुआ दिखाई नहीं देगा। स्टार हमें दिखाई देंगे क्योंकि स्टार बहुत दूर से आ रहे हैं जो छोटे हैं। अब छोटे में से वो ऐसा लग रहा है सिर्फ कुछ एक दो पॉइंट जैसा ही दिख रहा है आपको, मान लो आपको 2 पॉइंट जितना बड़ा दिख रहा है। अब दोनों पॉइंट से अगर लाइट नहीं पहुंची तो आपको नहीं दिखाई देगा। प्लेनेट बहुत बड़ा है जो हजारों पॉइंट से मिलकर बना है तो उनमें से कुछ की नहीं पहुंचेगी लेकिन बाकी होगी पहुंचेगी। इस वजह से आपको सिंपल वो प्लेनेट दिखाई देगा बिना टिमटिमाता हुआ। इसके बाद चलते हैं हमारे पास कि स्टार जो होते हैं वो अपनी जो एक्चुअल पोजीशन होती है उससे ऊपर दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ये हो गया हमारे पास अर्थ और ये स्टार हो गया, तो स्टार अपनी एक्चुअल पोजीशन से ऊपर दिखाई दे रहा है। उसका रीज़न क्या है? तो ये हो गया अर्थ और अर्थ का ये सरफेस है। यहाँ से खड़े होकर आप देखें तो यहाँ पर डिफरेंट लेयर होंगी जो मैंने अभी आपको बताया था एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ से अब क्या होगा, ये डेंसर होती जा रही हैं। तो यहाँ से अगर एक लाइट रे चल रही है, ठीक है, तो पहले मैं इसको यार मिटा देता हूँ क्योंकि हो सकता है
फिगर में कहीं और ड्रॉ करना पड़े। तो यहाँ से एक लाइट रे आ रही है हमारे पास, ठीक है। तो ये कोई रेयर से डेंसर में आ रही है, इसके कंपेरिजन में ये डेंसर है। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। रेयर से जब डेंसर में आती है तो ये कहाँ हो जाती है, इसकी तरफ बेंड हो जाती है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर और आएगी तो ये और बेंड हो जाएगी थोड़ा सा, और यहाँ पहुँचेगी ये थोड़ा और बेंड हो जाएगी। सॉरी पॉइंट क्या हूँ यार, ये तो दूसरी तरफ बेंड हो गई, ये और बेंड हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें ड्रॉ करते रहेंगे नॉर्मल। तो ये बेंड हो गई, और बेंड होने के बाद जो यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है उसको ये कहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है, उसको लग रहा है कि ये लाइट रे यहाँ से आ रही है, ठीक है। समझ में आ रहा है कहाँ से आ रही है, यहाँ से। तो इसके लिए जो इसकी इमेज है रिफ्लेक्शन की वजह से इस पोजीशन की जगह पर इस पोजीशन से दिखाई दे रही है। अगर ये S1 पोजीशन है तो उसको S2 से दिखाई दे रही है। यानी सिंपल सा मैं आपको बताऊं, थोड़ा फिगर मेरा थोड़ा गंदा हो सकता है, पर आप समझें कि हमारे पास स्टार है, स्टार से डिफरेंट लेयर से जब होते हुए लाइट रे हमारी आंखों तक पहुंचती है तो उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है लगातार, रेयर टू डेंसर हो रहा है। तो बार बार वो क्या हो रही है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, हर एक लेयर में बेंड हो रही है। तो बेंड होने के बाद जो फाइनल हमारे पास लेयर मिली है उसमें से हमें ऐसा लग रहा है कि वो ये पाथ फॉलो करता हुआ आ रहा है। मतलब आपको ऐसा लगे कि एक बंदा 10 गलियां घूमकर आया, पर हमारे सामने से तो वो सामने वाली गली में से आया, सामने वाले रोड से आया, तो हमको पीछे का नहीं दिखा, तो हमें लगा कि अच्छा वो इसी रास्ते से आया होगा। अब हो सकता है उसने टर्न तो यहाँ से लिया हो, हमने उसको टर्न लेते हुए नहीं देखा, पर यहाँ से आते हुए देखा तो हमको लग रहा है वो सामने वाले रोड से आया है। तो वैसे ही इसको लग रहा है। आंख में जब लाइट पहुंची तो उसको ऐसा लग रहा है कि ये बाकी तो हमको टर्न उसने नहीं देखे, उसने देखा अच्छा यहाँ से आया, तो इसका मतलब उसको पीछे से आते हुआ लगा। तो उसको यहाँ पर स्टार की इमेज मिलेगी और स्टार उसकी एक्चुअल पोजीशन से ऊपर दिखाई देगा। सेम होता है यहाँ पर जब हम बात करें एक सनसेट और सनराइज के टाइम पर, जब सन जो हमारे हॉरिजन है उससे नीचे होता है उसके बाद भी हमको दिखाई देता है, क्योंकि सेम आप समझ सकते हैं। अगर मैं इसको उठा के कंडीशन को इधर कर दूं तो सन से पहले नीचे से लाइट रे आती है, तो वो क्या करती है, बार बार रिफ्लेक्ट होती हुई उसके पास आएगी, जो फाइनली उसको ऊपर से आती हुई दिखाई देगी, जिस वजह से जो सन है वो सनसेट और सनराइज के समय आपको हॉरिजन से नीचे होने के बाद भी आपको दिखाई देता है। रीजन उसका यही है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो ये सभी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है, ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है। और यहाँ पर स्टार की ट्विंकलिंग बोले या प्लैनेट का ट्विंकल ना करना बोले, वो भी एक एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ही है। तो ये क्यों दिखाई दे रहा है अपनी पोजीशन से ऊपर, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। सन क्यों दिखाई दे रहा था हॉरिजन से नीचे होने के बाद भी हमें क्यों दिखाई दे रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से, क्योंकि लाइट रे बेंड इस तरह से कर रही है जो फाइनल हमारी आंखों में पहुंच रही है, तो हमें लग रहा है वो थोड़ा सा ऊपर से आ रही है, जैसा इस कंडीशन में लगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे हम बात करेंगे और अगर प्रिज्म के कुछ चीज़ें हैं उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को करें लाइक।